बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले दिन विपक्ष ने सदन में जोरदार हंगामा किया। विपक्ष ने मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के मुद्दे पर चर्चा की मांग की। विपक्षी सांसदों ने लगातार हंगामा और नारेबाजी की। विपक्ष के हंगामे पर संसदीय मंत्री किरेन रिजिजू ने पलटवार करते हुए कहा कि आखिर विपक्ष चाहता क्या है, नई चर्चा की मांग क्यों लाए, जो प्रस्ताव लाए हैं उस पर बहस हो। ऐसे बर्ताव से देश का भला नहीं होगा। ऐसा गैर जिम्मेदार विपक्ष पहले कभी नहीं देखा। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष को लेकर विपक्षी सांसदों ने संसद के मकर द्वार पर विरोध प्रदर्शन किया। विपक्ष ने सरकार से भारत का रुख स्पष्ट करने की मांग की। विपक्षी सांसदों ने तेल संकट का मुद्दा उठाया और सरकार से जवाब मांगा। प्रोटेस्ट में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, खड़गे, प्रियंका गांधी, दीपेंद्र हुड्डा समेत कई विपक्षी दल के नेता शामिल हुए। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया है। राज्यसभा में मिडिल ईस्ट जंग को लेकर भारी हंगामा हुआ है। कांग्रेस सांसद खड़गे ने जंग से पैदा हुई ऊर्जा संकट का मुद्दा उठाया और कहा कि जंग के चलते भारी ऊर्जा संकट पैदा हुआ है, सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। खड़गे ने जंग में फंसे भारतीयों को लेकर चिंता जताई। खड़गे ने खाड़ी देशों में भारतीयों की सुरक्षा निश्चित करने की मांग की। उन्होंने कई भारतीयों को लापता और मारे जाने का दावा किया। विपक्ष के भारी हंगामे के बीच मिडिल ईस्ट संकट पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में बयान दिया। जयशंकर ने कहा कि मौजूदा हालात पर सरकार की पैनी नजर है। भारतीयों की सुरक्षा को लेकर सरकार गंभीर और प्रतिबद्ध है। हम खाड़ी देशों में मौजूद भारतीयों के संपर्क में हैं। हमने समय समय पर नागरिकों को आगाह किया था। विदेश मंत्री ने कहा कि कूटनीतिक बातचीत के जरिए समस्या का हल होना चाहिए। जंग से सप्लाई चेन प्रभावित हुई। फिलहाल ऊर्जा जरूरतों को लेकर सरकार पूरी तरह सतर्क है। राज्यसभा में जेपी नड्डा ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। नड्डा ने आरोप लगाया कि विपक्ष की दिलचस्पी सिर्फ अराजकता पैदा करने में। विपक्ष का व्यवहार गैर जिम्मेदाराना है। नड्डा ने कहा कि विपक्ष सिर्फ हुड़दंग मचाने में माहिर है। जब मुद्दों पर बहस होती है तो ये लोग सदन से भाग जाते हैं। सही मायने में विपक्ष देशहित नहीं चाहता। विपक्ष अपनी ओछी राजनीति को आगे बढ़ा रहा है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने दिल्ली स्थित ईरान दूतावास पहुंचकर सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत पर दुख जताया। शोक पुस्तिका पर हस्ताक्षर कर खामेनेई को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती भी मौजूद रही। उन्होंने भी खामेनेई की मौत पर दुख जताया। दोनों नेताओं ने ईरान के राजदूत से भी मुलाकात की। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच ईरान में नए सुप्रीम लीडर का चुनाव हो गया है। ईरानी स्टेट टीवी के मुताबिक संघर्ष में मारे गए सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामेनेई के बेटे मुज्तबा खामेनेई को उनका उत्तराधिकारी बनाया गया है। हालांकि ईरान लीडरशिप की ओर से इस बारे में औपचारिक घोषणा होना अभी बाकी है, लेकिन पूरे देश में जश्न शुरू हो चुका है। वहां 88 सीटों वाला धर्मगुरुओं का समूह सर्वोच्च नेता का चयन करता है। अमेरिका और इजरायल आयतुल्लाह खामेनेई के बेटे के चयन को लेकर पहले ही आपत्ति जता चुके हैं। ईरान पर 10वें दिन भी अमेरिका और इजरायल का भीषण हमला जारी है। इजरायल ने रविवार को ईरान के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया। हमला इतना भीषण था कि आग और धुएं से आसमान लाल हो गया। 4 तेल भंडारण टैंकरों को और एक पेट्रोलियम ट्रांसफर टर्मिनल पर किए गए हमलों में 4 लोगों की मौत हुई। इजरायली सेना के मुताबिक तेल डिपो का इस्तेमाल ईरान मिसाइलों को लॉन्च करने के लिए ईंधन के रूप में कर रहा था। इजरायली सेना ने हवाई हमले में ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड एयरफोर्स हेडक्वार्टर को नष्ट करने का दावा किया। इजरायली सेना ने तेहरान में एयरफोर्स हेडक्वार्टर पर हमला किया। इजरायली सेना के मुताबिक ये रविवार को ईरान में किए गए 140 ठिकानों पर हमलों में से एक था। इजरायली सेना ने बताया कि लेबनान के साथ उत्तरी सीमा पर 2 इजरायली सैनिक शहीद हो गए। साथ ही इजरायली सैन्य प्रमुख ने चेतावनी दी कि ईरान के साथ युद्ध में लंबा समय लगेगा। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जंग दिन ब दिन भीषण होती जा रही है। अमेरिका ईरान पर बड़ा हमला करने की तैयारी में है। ईरान तीन तरफ से अमेरिका पर बम बरसा सकता है। अमेरिका ने B-1 लॉन्चर बॉम्बर्स को तैनात कर दिया है। B-1B लॉन्चर 73,000 पाउंड तक के बम गिरा सकता है। तो वही रविवार को वॉरशिप के जरिए अमेरिका ने ईरान पर टॉम हॉक मिसाइल से हमला किया। B-52 बॉम्बर से भी बमबारी की। जंग के 10वें दिन भी ईरान पर इजरायल और अमेरिका के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। इस्फहान के ऑप्टिक्स प्लांट पर अमेरिका ने मिसाइल से हमला किया। हमले के बाद प्लांट पूरी तरह तबाह हो गया। तो वहीं मिनाब में गर्ल्स स्कूल पर हुए हमले का वीडियो सामने आया। विस्फोट के बाद आसमान में धुएं का गुबार दिखा। ईरान ने अमेरिका इजरायल पर हमले का आरोप लगाया और इस हमले में 160 से ज्यादा बच्चियों की मौत हुई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने स्कूल पर हमला करने से इनकार किया था। सोमवार को ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $100 प्रति बैरल के पार हो गई, जिसका असर एशियाई शेयर बाजार पर दिखा। मिडिल ईस्ट में युद्ध के कारण तेल की कीमतों में उछाल देखा गया। तो वहीं दूसरी ओर एशियाई बाजार में सुबह भारी गिरावट रही। जापान, साउथ कोरिया समेत सभी एशियाई देशों के बाजार 6 से 8% तक गिर गए। कच्चे तेल की कीमतें 3.5 साल से भी ज्यादा के हाई स्तर पर है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के चलते दुनिया के सामने तेल और गैस का संकट पैदा हो गया। इसी को देखते हुए महाराष्ट्र के पुणे में भी गैस से चलने वाले शमशान घाट को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है।
पुणे नगर निगम ने केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के आदेश के बाद ये कदम उठाया। एलपीजी गैस की कमी के चलते ये फैसला लिया गया, क्योंकि एक शव के अंतिम संस्कार में 18 किलो गैस की जरूरत होती है। लेकिन नगर निगम ने कहा कि वैकल्पिक शवदाह सुविधाएं चालू रहेंगी। दिल्ली शराब घोटाले में केजरीवाल, सिसोदिया समेत 23 आरोपियों को निचली अदालत के बरी करने के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सीबीआई की याचिका पर सभी आरोप मुक्त आरोपियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। मामले में अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी। कोर्ट ने मामले के निपटारे तक ट्रायल कोर्ट को ईडी के मामले में सुनवाई स्थगित करने का आदेश दिया। तो वहीं हाईकोर्ट ने निचली अदालत के कुछ ऑब्जर्वेशन को तथ्यात्मक रूप से गलत माना। सीएम योगी की मां पर विवादित टिप्पणी करने वाले मौलाना सलीम के खिलाफ एक्शन लिया गया। बलरामपुर के बीजेपी जिला अध्यक्ष की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। मौलाना के खिलाफ बलरामपुर के अलावा यूपी के 83 थानों में तहरीर दी गई। हिंदू संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, बीजेपी पदाधिकारियों और छात्रों ने पुलिस को मौलाना के खिलाफ तहरीर दी। कई जिलों में लोगों ने मौलाना की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन भी किया। हैदराबाद में तेज रफ्तार बेकाबू स्कोडा कार का आतंक देखने को मिला, जहां कार चालक ने 2 बाइक को टक्कर मारी। इतना नहीं, इसके बाद एक बाइक को 2 किलोमीटर तक घसीटता रहा। इसके बाद स्थानीय लोगों ने कार का पीछा किया और ड्राइवर को रोककर उसकी पिटाई की। लोगों ने ड्राइवर को पुलिस के हवाले कर दिया। सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस ने हिट एंड रन का मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। राजधानी दिल्ली के नांगलोई में तेज रफ्तार डीटीसी बस का कहर देखने को मिला। बस ने पहले ई रिक्शा को टक्कर मारी, बाद में स्कूटी सवार को कुचल दिया। हादसा इतना भयानक था कि 2 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। इसके बाद गुस्साई भीड़ ने कई बसों में तोड़फोड़ की और कई बसों को आग के हवाले कर दिया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मची। पुलिस ने भीड़ पर काबू किया। मामले में पुलिस की जांच जारी है। कर्नाटक के हुबली से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। एक 22 साल के युवक की एक्सीडेंट में मौत हो गई। हुबली के विद्यानगर इलाके में युवक अपनी बाइक से घर लौट रहा था। बाइक अनियंत्रित होकर बीआरटीएस में डिवाइडर से टकरा गई और टक्कर इतनी जोरदार थी कि युवक का सर डिवाइडर से लगा। मौके पर मौत हो गई। युवक की पहचान नागराज सिंह के रूप में हुई है। कार शोरूम में काम करता था। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई। नागपुर में आदमखोर बाघ आखिरकार वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गया। ट्रैंकुलाइज डॉट मारकर विभाग ने बाघ को पिंजरे में कैद किया। पार्शिवनी तहसील में बाघ के कई महीनों से आतंक मचा रखा था। 1 महीने से चल रहे सघन अभियान के बाद वन विभाग की टीम को बड़ी कामयाबी मिली। बाघ ने किसानों के पालतू मवेशियों को अपना निवाला बना रखा था। साथ ही 2 मजदूरों को भी निशाना बनाया था। गांव वालों में दहशत का माहौल था।